ये है परासरण दाब। पहले परासरण को समझना है। परासरण दाब को यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो पाई के रूप में दिखाते हैं, इसको पाई इस टाइप से दिखाया जाता है, इसको परासरण दाब कहा जाता है। तो परासरण दाब को समझने के लिए यहाँ पर क्या होगा, परासरण दाब। परासरण दाब जानते हैं आप लोग, क्या होता है परासरण दाब, जानते हैं? परासरण जानते हैं आप लोग? परासरण कितने लोग जानते हैं परासरण? कोई जानता है बेटा परासरण? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अर्ध पारगम्य झिल्ली जानते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली जानते हैं? कोई इसके बारे में जानता है अर्ध पारगम्य झिल्ली? ठीक, कोई बात नहीं। देख लीजिए, इसमें पहले हम इस परासरण को समझने से पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली जानते हैं। देखो इसको बोलते हैं बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम आपकी किताबों में अधिकांश मिलेगा, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। यहाँ इस शब्द का जो अर्थ हिंदी में है वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें से होता क्या है, ये कहता है कि इसकी परिभाषा को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य माने पार जाने वाला, यानी कि आधी चीजों को पार जाने देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विलियन होगा, विलियन में दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलय। हाँ राइट, ये ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। विलेय प्लस विलायक, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, विलियन बना देता है। और ये विलियन, जो विलियन है, विलियन में से वो क्या करता है, केवल आधा को पार जाने देता है। अब आधा क्या होगा, ये तो विलेय को जाने देगा, ये विलायक को जाने देगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो विलेय के कण होते हैं वो बड़े होते हैं, साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। कौन से, विलेय के कण। और जो विलायक के कण होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। साइज में कह रहा हूं, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसकी मात्रा अधिक होती है। विलायक की मात्रा क्या होती है, मात्रा तो इसकी अधिक होती है। विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन इनका जो साइज होता है, आकार होता है, वो छोट कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये साइज में क्या होंगे, छोटे। ठीक है ना, इस साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे। ये विलेय की जो मात्रा है वो क्या होती, कम होती है। लेकिन ये साइज में क्या होते हैं, जो इनका आकार है ये बड़े होते हैं। अब इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे होल है। ठीक है ना, छोटे छोटे होल हैं। और उन होल में से केवल विलायक जा सकता है, आधे को पार जाने देता है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है ना। जैसे हमारी त्वचा भी एक प्रकार के अर्ध पारगम्य झिल्ली है, कुछ चीजों को जाने देती, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। बहुत सारी जगहों पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो कभी आप लोगों ने किशमिश को देखा होगा। किशमिश तो आप लोग देखते हैं, कितने लोगों ने देखा किशमिश को? सभी ने देखा है। इसकी बाहर की जो खाल है, ऐसे ऐसे करके, इसकी जो बाहर की खाल होती है बेटा, ये भी अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने किशमिश को पानी में डाला, देखो पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर में देखोगे वो बिल्कुल गोल हो जाती है ऐसे। क्यों, यहाँ क्यों गोल हुई? इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से जो विलायक था, विलायक कहाँ चले गया, अंदर चले गया। लेकिन जो इसके अंदर का मीठापन है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, है ना। और वो बाहर नहीं आ सकते हैं, विलेय के कारण बाहर नहीं आ सकते। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो केवल विलाय के कण को ही आर पार जाने देती है, आर पार दोनों तरफ जा सकते हैं। विलेय के कण क्या होते हैं, साइज में बड़े होने के कारण उसमें से आर पार नहीं जा सकते, तो उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब परासरण क्या है, पहले परासरण की परिभाषा, अर्ध पारगम्य झिल्ली तो आप समझ गए होंगे। परासरण किसे कहते हैं? तो परासरण को यदि हम देखेंगे तो परासरण क्या है, परासरण क्या किसे कहा जाएगा? तो यहां देखो बेटा, परासरण ये है कि जब किसी, ये देखिए, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक ओर से शुद्ध विलायक दूसरी ओर विलयन में रखा रखा जाए तो क्या होगा, विलायक के अणु क्या होंगे, अणु झिल्ली से होकर के विलयन में पहुंच जाते हैं। और दोनों तरफ क्या होता है, समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने क्या किया,
एक विलयन लिया इस प्रकार से, और यहाँ बीच में क्या लगा दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अर्धपारगम्य झिल्ली जो आधा पार जाने देती। आधा पार का मतलब यहाँ पर किससे मतलब है, केवल विलायक के कणों को, विलायक के कणों को किसको पार जाने देती है अर्धपारगम्य झिल्ली, विलायक के कणों को। क्यों पार जाने देती, क्योंकि विलायक के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, पानी लिया, मान लीजिए पानी क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये विलायक लिया। यहाँ हमने लिया विलियन, क्या लिया, विलियन। अब विलियन में क्या था, विलेय प्लस विलायक है, विलेय भी है और विलायक भी है, दोनों मिले हुए हैं, विलायक भी है। ये देखो विलेय प्लस विलायक है, इन दोनों मिलाए हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें से विलायक के कण इधर जाते हैं, इधर नहीं आ पाते हैं। विलायक के कण आ तो सकते हैं, लेकिन विलेय, और क्यों जाते हैं इधर, क्योंकि ये चाहते हैं कि समान सांद्रता उत्पन्न हो जाए, ये सांद्रण क्या हो जाए, समान हो जाए। इधर की तरफ जितना सांद्रण यहाँ है उतना ही सांद्रण यहाँ हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, यह परासरण इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यहाँ सांद्रता किसकी अधिक है, यहाँ देखेंगे तो किसकी सांद्रता अधिक है, यदि देखेंगे तो विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है, और यहाँ विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। तो ये सांद्रता को बराबर करना चाहते हैं, इसलिए क्या होंगे, विलायक के कण क्या होंगे, इधर से विलयन की ओर गति करेंगे, और विलयन की ओर जाएंगे। तो मान लीजिए ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसे हमने बर्तन लिया, पात्र लिया, और उसमें हमने क्या किया, विलयन और विलायक दोनों, यहाँ पर देखो इतना इतना तो भरा है इसमें विलयन, और इतना ही भरा हुआ क्या, विलायक। ये क्या है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या है, ये है विलयन, ये क्या है, ये है विलायक। अब दोनों बराबर मात्रा में लिए, यहाँ बीच में लगी हुई है एसपीएम, एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी, विलायक के कण को इधर जाने देगी, तो विलायक के कण क्या हो रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, देखो इसमें जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पानी जो विलायक है वो मात्रा कम होती चली जाएगी, और यहाँ बढ़ता चला जाएगा, इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, परासरण की क्रिया हो रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, परासरण की क्रिया में क्या होता है, जो किशमिश है, यदि किशमिश को पानी में डाल देंगे तो फूल जाता है, तो किसके कारण फूलता है, परासरण के कारण। इसको सिकुड़ भी सकते हैं बेटा, इसको सिकोड़ भी सकते हैं हम। फिर इस जो फूला हुआ किशमिश है ना, जैसे आप लोगों ने पानी में इसको डाला, ये मान लीजिए हमने पानी में डाला किशमिश को, तो कुछ देर बाद वो क्या हो गया, फूल गया, ये देखो फूल गया, ऐसे गोला हो गया, है ना। फिर हम चाहते हैं कि किशमिश वापस उसी रूप में आ जाए, तो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई बताएगा बेटा, ऐसा किया जा सकता है, इसको किशमिश के रूप में वापस लाया जा सकता है, बताओ बताओ जी, कैसे कैसे आएगा बेटा, उसे सुखाने पर सर। सुखाने में, है ना, ये कह रहे हैं सुखाने। लेकिन और एक तरीका और भी है, हम क्या करते हैं, इसको पहले हमने पानी में रखा, अब नमक का पानी ले लो, पानी में। हाँ राइट, नमक का पानी ले लो, है ना। पानी मानी बहुत ज्यादा क्या कर दो, इसमें नमक डाल दो, और उसके बाद उस किशमिश, फूले हुए किशमिश को डाल दो यहाँ। तो क्या होगा, अब सांद्रता कहाँ ज्यादा हो गई, यहाँ ज्यादा हो गई नमक की, है ना। यहाँ सांद्रता पानी की तो कम हो गई, नमक ज्यादा हो गया, तो पानी की सांद्रता यहाँ क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए क्या होगा, पानी बाहर आने लगेगा, इस किशमिश से बाहर आने लगेगा, और पुनः फिर क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रिया क्या कहलाती, परासरण की क्रिया कहलाती, इसको बोलते हैं बेटा परासरण। क्या बोलते हैं इसको, परासरण। अब परासरण दाब क्या हुआ, परासरण दाब क्या हुआ, कोई बता सकता है परासरण दाब क्या हुआ, बहुत सरल है परासरण दाब, हाँ बोलो बेटा, हाँ जितने दबाव क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो ये, हाँ आप लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर देख लो, अब मेरी बात समझ लो, ये हमने क्या लिया, एक तरफ लिया विलियन, ये विलियन है, समझ लो कोई बात नहीं, ये विलियन लिया, और इधर लिया हमने विलायक, क्या लिया, विलायक। अब हुआ क्या कि हमने यहां से क्या किया, परासरण क्रिया हुई, यहां हमें पिस्टन लगाना पड़ेगा, पिस्टन तो जानते हैं आप लोग, ऐसे करके एक पिस्टन लगता है जिससे हम दबाव डालते हैं, ऐसे करके, है ना।
क्योंकि परासरण की क्रिया में क्या होगा, यहां से विलायक के कण यहां जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक दबाव डालेंगे इस पर, ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, दाब डाला, इसको दबा के रखा ऊपर से, है ना, कि विलायक के कण यहां से यहां न आ पाए, इतना दबाव डाला। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने हमें दबाव की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या होगा, जितना हम दबाव लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, परासरण दाब। अब इस दाब को हमने क्या किया, जो परासरण की क्रिया रुक गई, यानी कि ये क्या हो रहा है, जो विलायक के कण है वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है ना, इधर की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा, एक और चीज भी है इसमें, ठीक है ना, आरओ तो जानते हैं आप लोग, आरओ 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 आप लोगों के घर में लगा रहता है आरओ। आरओ सुना आप लोगों ने, पानी छानने की मशीन होती क्या, पानी छानने की मशीन, है ना, पानी को हम छानने के लिए, यानी पानी साफ पीने के लिए हम आरओ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आरओ क्या होता है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस, आज तक हमें पता नहीं था, है ना, चलो आज पता लगा देते। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, यानी कि जो रिवर्स का मतलब होता है विपरीत परासरण, है ना, विपरीत परासरण क्रिया होगी। अब क्या होगा कि दाब हमने क्या किया, देखो इसमें ऐसे बीच में क्या होगा, जैसे एसपीएम लगा हुआ है, एसपीएम तो जानते हैं आप लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, इसको बोलते हैं एसपीएम, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस तरफ क्या है, हमने एक परासरण दाब लगा रखा है, एक दबाव लगा रखा ऊपर से, है ना, परासरण को रोकने के लिए हमने एक दबाव उत्पन्न कर रखा है, यहाँ देखो ये दबाव लगा रखा है ना, ये परासरण को क्रिया को नहीं होने दे रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, इस दबाव को बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, दाब और बढ़ा दिया, दाब क्या किया, अधिक कर दिया, दाब को हमने क्या किया, अधिक किया। अधिक करने में क्या हुआ कि इस विलयन में, जो विलयन था बेटा, यहाँ पर जो विलयन था, इस विलयन में क्या चीज है, दो चीजें, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक। इस विलयन में जो विलायक के कण हैं, ये विलायक की जो मात्रा है वो कहां जाने लग गई, इधर विलेय की तरफ, इतना दबाव बढ़ा दिया कि इसमें जो विलायक था वो कहां चले जाने लग गया, इस तरफ। तो इसको बोलते हैं रिवर्स। अब देखो पानी ऐसे छाना जाता है कि जैसे मान लीजिए वो विलयन है, जो गंदा पानी है, उसमें से पानी की जो मात्रा है, किसकी मात्रा, विलायक की मात्रा, वो किनारे हट जाए। तो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि इसने क्या किया, विलायक के कण यहां डाल दिया, हमने दबाव इतना उत्पन्न किया कि इसमें से विलयन में से जो विलायक के कण थे वो कहां चले गए, विलायक में चले गए, यानी कि इस तरफ चले गए, ठीक है ना। तो उस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि आरओ, ठीक है ना, इसलिए हम शॉर्टकट उसको बोलते हैं आरओ लगा रखा हमने, है ना, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसीलिए क्या होता है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इसमें मिनरल की कमी हो जाती है, जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल यहीं रहते हैं, मिनरल्स इस एसपीएम के द्वारा छान लिए जाते हैं, इस मिनरल यहाँ नहीं जा पाते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा खतरनाक होता है पानी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आरओ का पानी होता है उतना अच्छा नहीं माना जाता है ना, इसलिए लोग कम यूज करते हैं इसको। तो समझ में आ गया होगा, साफ तो हो गया पानी, लेकिन क्या हुआ, इसमें मिनरल नहीं आ पाते यहाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम कह सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये दो तीन चीजें थी जो हमारे पास आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ये परासरण दाब है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से एक मैंने चित्र को कॉपी किया है। यहाँ यदि देखोगे शुद्ध जल है, ये बाहर की तरफ जो दिखाया गया है शुद्ध जल है ना। और यहाँ यदि हम देखेंगे शर्करा का जल है, शर्करा या यूरिया का विलयन, है ना, शर्करा हो सकता है, यूरिया हो सकता है। और ये है जावंत झिल्ली, ठीक है, जानताव झिल्ली, जानताव झिल्ली का जो एसपीएम का काम करती है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने इसमें ऊपर शर्करा, तो ये पानी का ये लेवल पहले यहाँ पर था, देखो ये यहाँ पर था, या यहाँ पर मान लीजिए, ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मान लीजिए पानी हमने यहाँ तक भरा हुआ है, ये सॉरी विलियन में यहाँ तक भरा हुआ है। जब हमने इसको पानी में रखा तो ये धीरे धीरे पानी कहाँ चला गया, यहाँ तक चले गया, देखो इस हाइट तक पहुंच गया, है ना, ऐसे बढ़ रहा है देखो। तो ये परासरण यानी कि दाब के, किसी दाब के विरुद्ध जो है ऊपर तक चला जा रहा है, देखो इसको हम कहेंगे परासरण दाब, ये है परासरण दाब, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, परासरण दाब, ये है परासरण दाब, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ऊपर तक पहुंच गया, देखो ये
किसके कारण? विलायक के कारण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है? प्राशन। और प्राशन को देखो यहाँ पर प्राशन दाब को क्या है, जैसे हमने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये विलयन था, तो विलायक के कण क्या हुए? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जो केवल क्या करती? विलायक के कण को इधर जाने देगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि विलायक के कण इधर जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न किया, इस पिस्टन, ये जो पिस्टन है, दबाव उत्पन्न किया ताकि ये कण यहाँ से यहाँ ना आ पाए, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पिस्टन पर हमने दबाव देखा, कितना दाब है, वो क्या कहलाएगा? उसका प्राशन दाब कहलाएगा। प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए जितनी भी क्या होगा, जितना हम दबाव देंगे वो क्या कहलाएगा? प्राशन दाब कहलाएगा। और प्राशन दाब को हमेशा किससे दिखाते हैं बेटा? ये दिखाते हैं पाई से, ठीक है ना। इससे क्या किससे दिखाते हैं? पाई से दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्राशन दाब क्या होगा? किससे दिखाएंगे हम? पाई से दिखाएंगे। ये ध्यान रखिएगा इसका कि प्राशन दाब क्या होता है। प्राशन दाब के अलग अलग नियम है। चलो इससे पहले हम प्राशन दाब को समझ लेंगे। प्राशन दाब बराबर यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो पाई वी, यानी कि पाई वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ये गैस समीकरण है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, है ना। जो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, इसी से इन्होंने लिया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। इससे लिया तो यहाँ पर पाई वी इंटू एन आर टी होता है। तो क्योंकि हमें प्राशन दाब ज्ञात करना है तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी ले सकते हैं। और एन अपॉन वी क्या होगा? यहाँ पर ये होगा सांद्रता होता है, मोलरता के बराबर होगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास आएगा एन अपॉन वी इज इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं, और ये बराबर सी के बराबर होगा, है ना, एन अपॉन वी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी आर टी, यानी कि जो पाई होगा, प्राशन दाब होगा, वो क्या होगा? सी आर टी के बराबर होगा। ये भी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा, जहां पर टी क्या होगा? एक ताप होगा, आर आप कांस्टेंट जानते हैं, ठीक है ना, सी बराबर सांद्रता हो गई। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है ना। ये प्राशन दाब हो गया। तो ये प्राशन दाब के और नियम भी हैं, इन नियमों की आवश्यकता नहीं बेटे इसमें, है ना।